एसबीडी इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश प्रोज के 5वें चैप्टर, जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, भारत की झलकें। ग्लिम्पसेस का मतलब होता है झलकें, भारत की झलकें। इस चैप्टर में हम फर्स्ट पार्ट को कवर करने वाले हैं, चूँकि ये लेसन 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट जो है वह अ बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा के बेकर के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो लेखक हैं वह है रूसियो रोड्रिग्योज। ठीक है, इसमें एक बेकर के विषय में बताया गया है कि जब बेकर गांव में आता है तो किस प्रकार बच्चे उसको देखने के लिए उत्सुक होते हैं। इस लेसन के माध्यम से लेखक अपने विषय में बता रहा है। कहानी को जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि ये जो सारी चीज़ें बताई गई है घूम फिर कर लेखक अपने ही बारे में बताया, अपने बचपन के दिनों के बारे में डिस्क्राइब किया है। तो आइए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे यहाँ से दिया है, दिस इज अ पेन पेट्रियंट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवान विलेज बेकर who still has an important place in his society. करेक्ट, दिस मीन्स यह इज मीन्स है अ पेन पेटेंट। पेन पेटेंट का मतलब होता है चरिचित्रण। यह एक चरिचित्रण है ऑफ अ ट्रेडिशनल, एक पारंपरिक गोवान विलेज मीन्स गोवा के गांव की। तो इसको ऐसे कहेंगे कि यह एक पारंपरिक गोवा के गांव के एक बेकर की चरिचित्रण है, एक बेकर की चरिचित्रण है। हु मीन्स जो स्टील हैज़ एन इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, प्लेस मीन्स स्थान, इन हिज सोसाइटी, समाज में है, जिसका स्थान समाज में महत्वपूर्ण है। फिर इसे इसको देखेंगे आराम से। कह रहा है कि दिस इज अ पेन पेट्रिक ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवान विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। यह एक पारंपरिक गोवा के गांव के बेकर का चरिचित्रण है जो अभी भी अपने समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्लियर है? आगे देखेंगे। करा कि आवर एल्डर्स आर ऑफ्टेन हियर्स रिमेजिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज। देखेंगे यहाँ से कह रहे कि आवर एल्डर्स आर ऑफ्टेन, यानी कि हम अपने बड़े लोगों से, आवर एल्डर्स का मतलब होगा हम अपने बड़े लोगों से, ऑफ्टेन मीन्स प्रायः, हियर्ड मीन्स सुनते हैं। क्या सुनते हैं? रिमेनिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज, उन अच्छे पुराने पुर्तगीज दिनों के बारे में। यानी कि हम अपने बड़े लोगों से प्रायः उन अच्छे पुर्तगाली दिनों को सुनते हैं। द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोफ्स ऑफ ब्रेड। द पुर्तगीज मीन्स पुर्तगालियों, और देयर फेमस और उनके प्रसिद्ध लोफ्स ऑफ ब्रेड। डबल यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि प्रसिद्ध डबल रोटी के बंडलों के बारे में, प्रसिद्ध बंडलों के बारे में। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि हम अपने बड़े लोगों से प्रायः उन अच्छे पुराने पुर्तगीज दिनों के बारे में सुनते हैं। द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोफ्स ऑफ ब्रेड, पुर्तगालियों के बारे में, एंड उनके प्रसिद्ध डबल रोटी के बारे में सुनते हैं। दोज ईटर्स ऑफ लव्स माइट हैव
vaccinate, but the makers are still there. Those eaters of loaves, यानी कि डबल रोटी खाने वाले लोग, डबल रोटी खाने वाले लोग might have vanished, खाने वाले लोग नहीं रहे, उन डबल रोटियों को खाने वाले लोग शायद अब नहीं रहे, बट मीन्स लेकिन, द मेकर्स और स्टिल देयर, लेकिन बनाने वाले, मेकर्स मीन्स बनाने वाले, आर स्टिल देयर अभी भी हैं, लेकिन बनाने वाले अभी भी हैं। यहाँ तक हो गया। देखेंगे आगे फिर कह रहा है कि वी स्टिल हैव एमोंगेस्ट अस द मिक्सर्स, वी स्टिल हमारे पास अभी भी, एमोंगेस्ट अस द मिक्सर्स हमारे पास आज भी मिक्सर हैं, हमारे पास आज भी मिक्सर हैं। द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लव्स, द मोल्डर्स, मोल्डर्स का मतलब होता है सांचे, सांचे और दोज हु बेक, और रोटी पकाने वाले लोग भी हैं। लोव्स मीन्स क्या हो जाएगा, रोटी। तो हमारे पास सांचे हैं, हमारे पास आज भी मिक्सर है, सॉरी यहाँ पे आज हमारे पास मिक्सर भी है, सांचे बनाने वाले यानी कि सांचे और रोटी को पकाने वाले लोग भी हैं। दोज एज ओल्ड, दोज एल्ड, ओज का मतलब हो जाएगा वह पुराने लोग, टाइम स्टेड समय की कसौटी पर, फॉर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, यानी कि वह पुरानी भट्टियाँ जो समय की कसौटी पर है आज भी क्या है, उपस्थित है। फिर से इसको देखेंगे, कह रहा है कि दोज एज ओल्ड टाइमेस्ट फॉर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, वह पुरानी भट्टियाँ, दोज एज ओल्ड वह पुरानी भट्टियाँ जो समय की कसौटी पर हैं आज भी उपस्थित हैं। द फायर इन द फॉर्नेसेस हैज़ नॉट एट बीन एक्सटिंग्विश्ड, देखेंगे यहाँ से कह रहा है कि द फायर मीन्स आग, इन द फॉर्नेसेस उन भट्टियों में, हैज़ नॉट एट बीन एक्सटिंग्विश्ड बुझी नहीं है, उन भट्टियों में आज भी आग बुझी नहीं है, अर्थात उन भट्टियों में आज भी आग जल रही हैं, उन भट्टियों में आज भी आग जल रही हैं। द थर्ड एंड जंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू heralding his arrival in the morning, द थर्ड मीन्स होता है धमक, एंड जंगल, जिंगल का मतलब होता है खनक, तो ऑफ ट्रेडिशनल, ऑफ ट्रेडिशनल का मतलब हो जाएगा परंपरागत, बेकर्स मीन्स बेकर की, परंपरागत बेकर के, बम्बू मीन्स बांस की, धमक और झनक खनक, परंपरागत बेकर के बांस की धमक और खनक, हर्डिंग हिज एरिबल इन द मॉर्निंग, उसके आने की सुबह सुबह घोषणा करती है, उसके आने की सुबह सुबह घोषणा करते हैं, यानी कि जब वो आता है तो उसका जो बांस होता है, ठीक है, उसमें धमक और खनक की आवाज़ करती है, जिससे उसके आने की घोषणा सुबह सुबह हमें प्राप्त हो जाती है, वही लेखक कहना चाहते हैं। कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम प्लेसेस, कैन स्टिल अभी भी, हियर्ड मीन्स सुनी जाती है, इन सम प्लेसेज मीन्स कुछ स्थानों पर, जो अभी भी कुछ स्थानों पर सुनी जाती है।
यहाँ तक क्लियर है। कह रहे कि मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, हो सकता है, मे बी का मतलब हो सकता है, द फादर इज नॉट अलाइव कि पिता जीवित न हों। कौन पिता? यानी कि जो बेकर यानी कि बनाने वाले लोग हैं, शायद पिता जीवित न हों, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिलीज प्रोफेशन, लेकिन पुत्र स्टिल मीन्स अभी भी कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन मीन्स व्यवसाय को, लेकिन पुत्र अभी भी पारिवारिक व्यवसाय को चलाता है, कैरीज चलाता है। शायद जो रोटी बनाने वाले हैं उनके पिता न रहे हों, लेकिन उनके बच्चे अभी भी पारिवारिक व्यवसाय चलाते हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे, दीज बेकर्स मीन्स इन बेकरों को, इवन टुडे आज भी, नोन एज पेडर इन गोवा, नोन मीन्स जाना जाता है, एज पेडर पेडर के रूप में, इन गोवा मीन्स गोवा में, इन बेकरों को आज भी गोवा में पेडर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमारा एक पैराग्राफ खत्म हो गया। अगली पैराग्राफ को हम देखते हैं, आगे देखेंगे। कह रहा है कि ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा मीन्स गोवा में हमारे बचपन के दिनों के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, गोवा में हमारे बचपन के दिनों के दौरान, द बेकर्स यूज टू बी आवर फ्रेंड, बेकर्स हमारे दोस्त, कंपेनियन मीन्स साथी, एंड गाइड और मार्गदर्शक हुआ करते थे। गोवा में हमारे बचपन के दिनों के दौरान बेकर हमारे मित्र, साथी और मार्गदर्शक हुआ करते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइन अ डे, ही यूज टू कम, वह आते थे, एट लीस्ट ट्वाइंस, एट लीस्ट ट्वाइंस मीन्स होता है, ट्वाइंस मीन्स का मतलब होता है 2 बार, अ डे मीन्स एक दिन में, यानी कि वह दिन में कम से कम 2 बार आते थे। वंस एक बार, वेन में जब, ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, एक बार तब आते थे जब वह अपने सामान की बिक्री के लिए चक्कर लगाते थे, राउंड में चक्कर लगाते थे, हिज सेलिंग, अपने सामान की बिक्री के लिए चक्कर लगाते थे, एंड देन अगेन, और दोबारा तब आते थे, वेन में जब, ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, जब वह अपने बड़े, ह्यूज मीन्स बड़े या विशाल टोकरी को खत्म करके वापस लौटते थे। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी सामान को बेचने जाएगा तो फिर एक तो बेचने जाएगा तब उस गांव में प्रवेश करेगा, और फिर जब बेचने के बाद वापस आएगा तब करेगा। वही चीज़ कह रहा है कि कम से कम वो 2 बार आते थे। ठीक है, एक बार जब वो बेचने के लिए चक्कर लगाते थे अपने सामानों को, और जब वो अपने बड़े टोकरी को खाली करके वापस लौटते थे तब वो आते थे। द जिंगलिंग थंड ऑफ हिज बम्बू, द जिंगलिंग थंड ऑफ हिज बम्बू, कह रहा है कि उनके बांस की खनक, उनके बांस की खनक ओक अश हमें जगा देती थी, फ्रॉम स्लीप मीन्स नींद से, उनके बांस की खनक हमें नींद से जगा देती थी, एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम सभी उससे मिलने और उसका अभिवादन करने के लिए दौड़ते थे। किससे? बेकर से। वाई वॉज इट सो, वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था। अब लेखक प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों था। वाज इट, देखेंगे कह रहे कि वाज इट फॉर द लोफ्स ऑफ द लूफ, क्या यह डबल रोटी के प्रति
स्नेह या प्रेम का भाव था इसलिए दौड़ते थे? नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ नहीं था। लेखक कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। यदि आप ये सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं था। द लोव्स वेयर बॉट बाई सम पास्किन और बास्टिन। द लोव्स वेयर बॉट, डबल रोटी, बॉट मीन्स खरीदे जाते थे, बाई सम कुछ पास्किन और बास्टीन लोगों के द्वारा। यानी कि जो डबल रोटी होती थी उसको कुछ पास्किन और बास्टीन के द्वारा खरीदी जाती थी। अब ये लोग कौन थे आगे देखेंगे। कह रहा है कि द मेड सर्वेंट, यह नौकरानियां थीं। ऑफ द हाउसेस मीन्स घरों की, यह घरों की नौकरानियां थीं। व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर वेयर दोज ब्रेड बेंगल्स विच वी चूज केयरफुली। व्हाट वी लॉन्गेड फॉर, अब यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है कि व्हाट वी लॉन्गेड फॉर वेयर दोज ब्रेड बेंगल्स, हम लोग जिस चीज के लिए तड़पते थे, हम लोग जिस चीज के लिए तड़पते थे, दोज ब्रेड बेंगल्स, वह क्या थे? वह ब्रेड बेंगल से, यानी कि रोटी के छल्ले थे। ठीक है, क्योंकि बच्चों के लिए क्या था? ये ब्रेड बेंगल्स था, खाने के लिए ब्रेड बेंगल्स आता था, गोल गोल रहता था ऐसे। ठीक है, तो एक कह रहे हैं कि व्हाट वी लॉन्गर्ड फॉर वेयर, हम लोग जिस चीज के लिए तड़पते थे, दोज ब्रेड बेंगल्स, वह डबल रोटी के छल्ले थे। विच बी चूज केयरफुली, जिसे हम सावधानी पूर्वक चूज करते थे, चुनते थे। सम टाइम, कभी कभी, इट वाज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कभी कभी इट वाज स्वीट ब्रेड, यह मीठी ब्रेड होती थी, ऑफ स्पेशल मेक, विशेष प्रकार से बनाई गई। कभी कभी यह विशेष प्रकार से बनाई गई मीठी ब्रेड होती थी। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे देखेंगे। कह रहा है कि द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन। बेकर मीन्स बेकर का, हिज म्यूजिकल एंट्री, उस ऑन द सीन, उसका जो प्रवेश होता था संगीतमय होता था। यानी कि बेकर का प्रवेश संगीतमय होता था। विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टोव। विद द झंग झंग साउंड मीन्स आवाज के साथ, ऑफ हिज स्पेशली, वह अपने विशेष प्रकार के बने, मेड बने, बम्बू स्टोव, बांस की झंझंग आवाज के साथ। ठीक है, इसको ऐसे कहेंगे कि द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन। बेकर का प्रवेश संगीतमय होता था जब वह अपने विशेष प्रकार के बने बांस की झनझन की आवाज के साथ आता था। तो संगीतमय होता था उसका जो प्रवेश होता था। ऑन वन हैंड, सॉरी यहाँ पे दिया है वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड। वन हैंड मीन्स एक हाथ से, सपोर्टेड मीन्स सहारा दिया होता था, द बास्केट मीन्स टोकरी को, ऑन हिज हेड अपने सर पर, एक हाथ से अपने सर पर टोकरी को सहारा दिया होता था। एंड द अदर बैंग द बम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे हाथ से बांस के डंडों को ग्राउंड जमीन पर पटकता था। यानी कि उसी से झनझन की आवाज निकलती थी। तो वही कह रहा है कि एक हाथ से क्या करता था? अपने टोकरी को सहारा दिए रहता था, और दूसरे हाथ को दूसरे हाथ, यानी कि जो उसका दूसरा हाथ था, बांस के डंडे को जमीन पर पटकता था। He would greet the lady of the houses with good morning. He would greet, वह अभिवादन करता था, the lady of the house, घर की महिलाओं को,
वह घर की महिलाओं को अभिवादन करता था विद गुड मॉर्निंग मीन्स गुड मॉर्निंग कहकर। वह घर की महिलाओं को गुड मॉर्निंग कहकर अभिवादन करता था। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, और इसके बाद प्लेस हिज बास्केट अपनी टोकरी को रख देता था ऑन द वर्टिकल बम्बू अपनी बांस के ऊर्ध्वाधर में। वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, यानी कि बांस ऐसे सीधा होता था और खड़ा कर देता था जमीन पर और इसके ऊपर टोकरी रख देता था। इसके कहने का मतलब यही है। तो यहाँ से कह रहा है कि देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, और इसके बाद वो अपनी टोकरी को बांस की ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या करता था, रख देता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड, हम किड्स मीन्स बच्चों को, हम सभी बच्चों को वुड बी पुश्ड भगा दिया जाता था या एक किनारे कर दिया जाता था विद अ माइल्ड रिब्यूक, एक डांट के साथ। हम सभी बच्चों को कह रहे हैं कि हम बच्चों को एक हल्की डांट के साथ भगा दिया जाता था। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, एंड मीन्स और द लोव्स डबल रोटी को वुड बी डिलीवर्ड दे दी जाती थी, द सर्वेंट मीन्स नौकर को, और डबल रोटी नौकर को दे दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, बट मीन्स लेकिन, वी वुड नॉट गिव अप हम भी हार मानने वाले नहीं थे, लेकिन हम भी हार मानने वाले नहीं थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच, वी वुड क्लाइंब हम चढ़ जाते थे, अ बेंच मीन्स बेंच पर, आर द परपेट। अब ये परपेट क्या चीज होता है, बेंच से ही, बेंच के जैसा ही एक ऊंचा स्थान होता है जिसको हम मुंडेर बोलते हैं। तो हम एक बेंच पर या मुंडेर पर चढ़ जाते थे, एंड मीन्स और, पीप्ड इनटू द बास्केट, और टोकरी में झांकते थे, समहाउ मीन्स किसी तरह। आई कैन स्टिल रिकॉल द टाइपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोव्स, आई कैन स्टिल मैं अभी भी, रिकॉल मीन्स महसूस कर सकता हूँ, मैं अभी भी महसूस कर सकता हूँ, द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोव्स, यानी कि मैं आज भी उन डबल रोटियों के महक को महसूस कर सकता हूँ जो हम बचपन में देखे थे। ठीक है, उन डबल रोटियों के महक को आज भी महसूस कर सकता हूँ। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रेन, लोव्स फॉर द एल्डर्स जो डबल रोटी होते थे, लोव्स फॉर द एल्डर्स बड़ों के लिए होते थे, डबल रोटी बड़ों के लिए होते थे। एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रेन, और बैंगल्स यानी कि जो ब्रेड के छल्ले थे वो बच्चों के लिए होते थे। अभी मैंने बताया ना, गोल गोल जो होते थे वो बच्चों के लिए होते थे। तो वही चीज कह रहे हैं। आगे देखेंगे, कह रहा है कि देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली। देन मीन्स इसके बाद, वी डी नॉट इवन यहाँ तक कि, केयर मीन्स देखभाल, टू ब्रश आवर टीथ, कह रहे हैं कि उस समय हम अपने दांतों को भी ब्रश करने की परवाह नहीं करते थे, देखभाल नहीं करते थे। उस समय हम लोग अपने दांतों को ब्रश करने की परवाह नहीं करते थे। और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली, और वॉश, और ना ही अपने मुंह को, माउथ मीन्स मुख को, प्रॉपरली मीन्स ठीक तरीके से धोते थे, और ना ही अपने मुख को हम ठीक तरीके से धोते थे। एंड व्हाई शुड वी, और ऐसा हम करें भी क्यों, और ऐसा हम
करे भी क्यों, हु वुड टेक द ट्रबल, हु मीन्स कौन, वुड टेक द ट्रबल कष्ट उठाए, कौन कष्ट उठाए, ऑफ प्लकिंग मीन्स तोड़ने के लिए, द मैंगो लीव्स आम की पत्तियों को, आम की पत्तियों को तोड़ने का कष्ट कौन उठाए, फॉर द टूथब्रश मीन्स टूथब्रश करने के लिए, टूथब्रश करने के लिए आम की पत्तियों को तोड़ने का कष्ट कौन उठाए, एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और आखिरकार यह आवश्यक क्यों था, नेसेसरी मीन्स होता है आवश्यक, और आखिरकार यह आवश्यक क्यों था, द टाइगर नेवर ब्रशेड हिज टीथ, द टाइगर मीन्स बाघ, नेवर मीन्स कभी नहीं, ब्रश्ड हिज टीथ अपने दांत को साफ करता है, बाघ कभी भी अपने दांत को साफ नहीं करता है, हॉट टी गर्म चाय, कुड वाश मीन्स साफ कर देती है, एंड क्लीन अप और स्वच्छ कर देती है, एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल सब कुछ ठीक प्रकार से, गर्म चाय सब कुछ ठीक प्रकार से साफ और स्वच्छ कर देती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे देखते हैं। देखेंगे यहाँ से कह रहा है कि मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस, शादी के उपहार मीनिंगलेस अर्थहीन हो जाते थे, विदाउट मीन्स के बिना, द स्वीट ब्रेड मीठी ब्रेड के बिना, शादी के उपहार मीठी ब्रेड के बिना अर्थहीन हो जाते थे, नोन एज द बोल जिसे बोल के नाम से जाना जाता था, या जिन्हें बोल कहते थे, शादी के उपहार में बिना मीठी ब्रेड के अर्थहीन हो जाते थे, जिन्हें बोल कहते हैं, जस्ट एज अ पार्टी और फिस्ट, पार्टी या भोज में, कह रहे हैं कि पार्टी या भोज में, लूजेज इट चार्म विदाउट ब्रेड, यानी कि बिना ब्रेड के रोमांच क्या करती है, चार्म मीन्स होता है रोमांच खो देती है, यानी कि जब पार्टी भी होती है, अब देख लीजिए कितना बड़ा महत्व है। ठीक है कि शादी में आप सब चीज़ दे दीजिए, लेकिन अगर आप मीठी ब्रेड नहीं दे रहे हैं तो आपने कुछ नहीं दिया। फिर पार्टी में भी इसकी आवश्यकता पड़ रही है, भोज में भी इसकी आवश्यकता पड़ रही है, और ये अपने रोमांच को क्या कर दे रही है, खो दे रही है। ठीक है, फिर से यहाँ से देख लेंगे, कह रहा है कि जस्ट एज अ पार्टी आर अ फेस्ट, कि पार्टी या भोज में लूजेस इट चार्म विदाउट ब्रेड, ब्रेड के बिना, ब्रेड के बिना रोमांच खो देती है, नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, नॉट एनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट कितना महत्वपूर्ण है, अ बेकर मीन्स बेकर, कैन बी फॉर अ विलेज मीन्स एक गांव के लिए, यानी कि एक बेकर गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इससे अधिक नहीं कहा जा सकता, नॉट इनफ कैन बी सेड, इससे अधिक नहीं कहा जा सकता कि एक बेकर एक गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण था। आगे देखेंगे, कह रहा है कि द लेडी ऑफ द हाउसेस, घर की महिला को, घर की महिला को मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेशन ऑफ हिज डॉटर, प्रिपेयर में तैयार करती थी, सैंडविच में सैंडविच को, ऑन द ओकेशन ऑफ हर डॉटर्स अपनी पुत्री की मंगनी के लिए, यानी कि घर की महिलाओं को अपनी पुत्री की मंगनी के लिए सैंडविच जरूर तैयार, मस्ट दिया है, जरूर तैयार करना होता है। एंगेजमेंट दिया है यहाँ पे, देखेंगे आगे कह रहा है कि केक्स एंड बोनिहास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल, केक्स
एंड बोनिहास, देखिए एक प्रकार की ये क्या है, मिठाई है। बोनिहास जो है वह एक प्रकार की मिठाई है। तो केक और बोनिहास क्रिसमस और दूसरे त्योहारों पर ज़रूरी है। अब जो केक होता है, ठीक है, किसका बनता है, ब्रेड का ही बनता है। और एक बोनिहास, ये भी एक प्रकार की मिठाई है। तो केक और बोनिहास क्रिसमस और दूसरे फेस्टिवल के लिए ज़रूरी है। 10 इस प्रकार द प्रेजेंस ऑफ द बेकर, बेकर की उपस्थिति फर्नेस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली इसेंशियल। इस प्रकार गांव में बेकर की भट्ठी का होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, इस प्रकार गांव में बेकर की भट्ठी का होना अत्यंत आवश्यक है। आप इसके इम्पोर्टेंस को अभी देख लीजिए। शादी में भी ब्रेड, ठीक है, भोज में भी ब्रेड, हर जगह ब्रेड। ठीक है, तो इस प्रकार कह रहा है कि गांव में बेकर की भट्ठी का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, आगे देखेंगे, कह रहा है कि द बेकर और ब्रेड सेलर, ये बेकर या रोटी बेचने वाले ऑफ दोज डेज, उन दिनों हैड अ पर्टिकुलर ड्रेस, एक विशेष प्रकार की ड्रेस पहनते थे, नोन एज द कबाई, जिन्हें कबाई नाम से जाना जाता था। एक प्रकार की वह लोग ड्रेस पहनते थे, यानी कि जो बेकर लोग होते थे वह एक प्रकार की ड्रेस पहनते थे जिन्हें कबाई कहा जाता था। करे कि इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, इट वाज मीन्स यह एक लंबी फ्रॉक होती थी, यह एक लंबी फ्रॉक होती थी, रीचिंग डाउन टू द नीज, जो घुटनों के नीचे तक पहुंचती थी। नीज मीन्स दिया है घुटना, जो घुटनों के नीचे तक पहुंचती थी। इन आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन के दिनों में, वी सा बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट, कह रहा है कि हमारे बचपन के दिनों में हम बेकरों को एक शर्ट एंड ट्राउजर और एक पैजामा पहने हुए देखते थे, विच वेयर शॉर्टर देन फुल लेंथ, विच मीन्स जो वेयर मीन्स थे, शॉर्टर मीन्स छोटे, देन फुल लेंथ बड़े पैंट से, जो बड़े पैंट से थोड़ा छोटे होते थे, जो बड़े पैंट से थोड़ा छोटे होते थे। एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, और हाफ पैंट से बड़े होते थे। अब कहेंगे ऐसा कैसे, तो यानी कि वो ऐसा ड्रेस पहनते थे जो घुटनों से, जैसे आपका ये घुटना है, ठीक है, ये मान लीजिए पूरा पैर है और ये घुटना है, तो घुटने के यहाँ तक पहनते थे। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है। इवन टूडेज एनीवन, इवन टुडे मीन्स यहाँ तक आज भी, एनीवन मीन्स कोई, यहाँ तक आज भी कोई। अब आगे पृष्ठ पे देखते हैं क्या है। हु मीन्स जो, बेयर्स मीन्स पहनते हैं, अ हाफ पैंट, आधे पैंट को, विच मीन्स जो, रिच जस्ट बिलो द नीज, जो घुटनों के ठीक नीचे तक पहुंचती है, इनवाइट्स द कमेंट, तो उन पर टिप्पणी की जाती है, डेट मीन्स की ही हैज ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, कि वह एक पेडर की तरह ड्रेस पहने हुए हैं। यानी कि आज भी यदि कोई व्यक्ति हाफ पैंट पहनता है जो उसके घुटनों के ठीक नीचे तक जाता है, इनवाइट्स द कमेंट, तो उस पर टिप्पणी की जाती है कि ही इज अ ड्रेस लाइक अ पेडर, कि उसका ड्रेस एक पेडर की तरह है। ठीक है, क्लियर है, आगे देखते हैं। देखेंगे, कह रहा है कि द बेकर यूजुअली, बेकर यूजुअली मीन्स आमतौर पर, कलेक्टेड मीन्स इकट्ठा करते थे, हिज बिल्स मीन्स अपने बिल को, एट द एंड ऑफ मंथ, महीने की समाप्ति पर। यानी कि बेकर आमतौर पर अपने बिल को महीने के अंत में इकट्ठा करते थे। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल,
मंथली अकाउंट्स यानी कि महीने का लेखा जोखा यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड यानी कि जो महीने का लेखा जोखा होता था वह पेंसिल से, यहाँ पे देखिए सम वॉल इन पेंसिल, वह पेंसिल से किसी दीवार पर लिख दिए जाते थे। ठीक है, आगे कह रहा है कि बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। बेकिंग वाज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन का मतलब होता है फायदेमंद का धंधा। इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में, यानी कि पुराने दिनों में बेकर का जो व्यवसाय था, पुराने दिनों में जो बेकर का व्यवसाय था वह फायदेमंद का धंधा था, यानी कि उनसे फायदा ही होता था, उन्हें नुकसान नहीं होता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टॉप्ड, बेकर उसके परिवार वाले कभी भी भूखे नहीं मरते थे। स्टॉप्ड का मतलब होता है भूखे मरना, तो कभी भी भूखे नहीं मरते थे। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पेरियस। ही मीन्स वह कौन, बेकर, हिज फैमिली और उसके परिवार वाले, एंड हिज सर्वेंट और उसके नौकर, ऑलवेज लुक्ड हैप्पी हमेशा प्रसन्न दिखते थे, एंड प्रोस्पेरियस और समृद्ध दिखते थे या वैभवशाली दिखते थे। देयर पम्स फिजिक was an open testimony to this। यहाँ पे देखेंगे कह रहा है कि देयर प्लम्स फिजिकली वाज एन ओपन टेस्टिमनी ऑफ हिज, मीन्स उनका जो मोटा ताजा शरीर इस बात का क्या होता था, प्रमाण, इस बात का स्पष्ट प्रमाण था। उनका मोटा ताजा शरीर इस बात का स्पष्ट प्रमाण था। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैकफ्रूट लाइक, इवन टुडे यहाँ तक आज भी, एनी पर्सन यदि कोई व्यक्ति, विद अ जैकफ्रूट लाइक एक कटहल की तरह दिखता है या दिखाई देता है। यहाँ तक आज भी यदि कोई व्यक्ति एक कटहल के समान दिखाई देता है, फिजिकली अपीयरेंस इज इजली कंपेयर टू अ बेकर। कह रहे हैं कि आज भी यदि कोई व्यक्ति कटहल की तरह फिजिकली अपीयरेंस दिखाई देता है तो उसकी कंपेयर्ड, उसकी तुलना टू अ बेकर्स, एक बेकर से की जाती है। यदि कोई व्यक्ति आज भी एक कटहल की तरह गोल मटोल व्यक्ति अगर दिखाई देता है, ठीक है, तो उसकी तुलना किससे की जाती है, एक बेकर से की जाती है। ठीक है, तो यहीं पे हमारा वीडियो क्या होता है, समाप्त होता है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।